अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अलजेब्रा पढ़ रहे थे हम लोग। लेक्चर नंबर 14 है। टॉपिक है आज का ग्राम स्मिथ ऑर्थोगोनलाइजेशन प्रोसेस। बेसिकली ये टॉपिक है अबाउट हाउ टू फाइंड ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। ऑर्थोगोनल वेक्टर्स होते क्या हैं? ऑर्थोगोनल वेक्टर्स जब हमने वेक्टर्स को डिस्कस किया था तो हमने कहा था कि वेक्टर्स अगर जब हम उनका डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो अगर उनका डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो आ गया है तो या तो वो वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर थे या फिर उनमें से कोई एक वेक्टर ज़ीरो था। ठीक है। मिसाल के तौर पर जैसे यहाँ मैंने लिखा है u डॉट वी इक्वल टू ज़ीरो, तो यहाँ पर 3 पॉसिबल केसेस हैं। या तो u ज़ीरो होगा या v ज़ीरो होगा या फिर ये है कि बोथ ऑफ द वेक्टर्स आर डायरेक्टेड परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अगर ऐसा है कि इन दोनों के बीच का एंगल 90 बन रहा है देन इट मीन्स दीज टू वेक्टर्स आर डायरेक्टेड परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं कि ये जो वेक्टर्स बेसिकली क्या है, ऑर्थोगोनल है। ये चीज़ थी हमारी स्टैंडर्ड डॉट प्रोडक्ट के लिए। इसी सेम चीज़ को हम जनरलाइज कर सकते हैं फॉर द स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट स्पेस। जनरली अगर बात करें तो जस्ट इमेजिन के आपके पास कोई सेट ऑफ वेक्टर्स हैं v1 v2 v3 सो ऑन vn। देन हम कह सकते हैं कि दीज वेक्टर्स आर सेड टू बी ऑर्थोगोनल टू ईच अदर इफ़ दे आर डायरेक्टेड परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अगर इन सब के बीच 90 एंगल बन रहा है, मसलन अगर इसको जनरलाइज करें तो हम ये कह सकते हैं कि वी आई एंड इनर प्रोडक्ट ऑफ वी आई एंड वी जे इज़ इक्वल टू ज़ीरो वेन एवर आई इज़ नॉट इक्वल टू जे। क्या मतलब है इसका मतलब यह है कि सेल्फ डॉट प्रोडक्ट के अलावा इन सब के आपस में जितने भी आप डॉट प्रोडक्ट लेंगे ना, हर एक का जो होगा वो डॉट प्रोडक्ट को ज़ीरो होगा। इनर प्रोडक्ट जो है हर एक का ज़ीरो ही आएगा। ठीक है, बशर्त ये है कि आप इनके सेल्फ डॉट प्रोडक्ट ना लें। ठीक है, मतलब वी आई डॉट वी आई जो है वो ज़ीरो ना हो। ठीक, इस तरह तो ये हमारे हो गए ऑर्थोगोनल सेट ऑफ वेक्टर्स। बुक से अगर इसको देखें तो बुक में है कि डेफिनेशन ऑफ अ पेयर ऑफ ऑर्थोगोनल वेक्टर्स इन जनरल इनर प्रोडक्ट स्पेस इज जनरलाइजेशन ऑफ द करस्पॉन्डिंग डेफिनेशन ऑफ परपेंडिकुलर वेक्टर्स। A set of vectors v1 v2 v3 so on in an inner product space V is said to be orthogonal set if vi j is equal to 0 whenever I is not equal to j। अच्छा, सेम फॉर ऑर्थोनॉर्मल के अब अगर हम डिफ़ाइन करें किसी भी सेट ऑफ वेक्टर्स को कि वो ऑर्थोनॉर्मल हैं या नहीं, तो उसके लिए क्या है, फर्स्ट कंडीशन तो सेम ही है वही कि वी इनर प्रोडक्ट ऑफ वी आई एंड वी जे इज़ इक्वल टू ज़ीरो वेन एवर आई इज़ नॉट इक्वल टू जे। यहाँ पर हमारे पास एक सेकेंड कंडीशन है। सेकेंड कंडीशन क्या कहती है, फॉर द ऑर्थोनॉर्मल सेट ऑफ वेक्टर्स। फर्स्ट तो यही है, लेकिन सेकंड कंडीशन ये है कि हर वेक्टर का लेंथ जो है, लेंथ कहें इसको या नॉर्म कहें या मैग्नीट्यूड कहें, हर वेक्टर की लेंथ, नॉर्म और मैग्नीट्यूड यूनिट होना चाहिए। दैट मस्ट बी इक्वल टू 1। ठीक है, ये है कंडीशन ऑर्थोनॉर्मल सेट ऑफ वेक्टर्स की। यहाँ एक छोटा सा थ्योरम है, जस्ट इसकी स्टेटमेंट मैं बता रही हूँ, बाकी प्रूफ आप लोग खुद कीजिएगा, बहुत ही आसान सा है। इफ़ v इज़ इक्वल टू v1 v2 v3, देखें v एक वेक्टर स्पेस है या यूँ कह दें इनर प्रोडक्ट स्पेस है। ठीक है, इसका हमने एक सबसेट ले लिया। सबसेट में कुछ सेट्स हैं v1 v2 v3 सो ऑन vn। इस तरह से है कि ये जो सेट्स हैं, सबसेट में मौजूद जो वेक्टर्स हैं, ये सारे के सारे ऑर्थोगोनल हैं। ठीक है, ऑर्थोगोनल मीन्स कि इन सब का अगर आप इनर प्रोडक्ट लें तो दैट इज़ इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, ये सारे वेक्टर्स जो हैं ऑर्थोगोनल है। देन अगर ये वेक्टर्स ऑर्थोगोनल है देन इट मीन्स के इस सेट में मौजूद वेक्टर जो है वो क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है। ठीक है, ये एक छोटी सी स्टेटमेंट थी थ्योरम की, इसको ऑब्जेक्टिव और के लिहाज से देख लें। इसका प्रूफ भी आप लोग कीजिएगा, इम्पोर्टेंट है और है बहुत इजी हो जाएगा। उसके बाद वहीं सेम ऑर्थोनॉर्मल बेसिस की कोई भी सेट बी ऑफ बेसिस वेक्टर। देखिए यहाँ बात की जा रही है बेसिस वेक्टर की। आपको पता है कि किसी भी वेक्टर स्पेस की जो बेसिस होती है वो क्या होती है, ऐसा सेट ऑफ वेक्टर हो जो कि फर्स्ट ऑफ ऑल लीनियरली इंडिपेंडेंट हो एंड सेकेंडली क्या करे, उसी वेक्टर स्पेस को स्पेन भी करे, उसको हम बोलते हैं बेस वेक्टर। तो उसी चीज़ को लेकर माइंड में ज़रा इसको पढ़ते हैं। अ सेट बी ऑफ बेसिस वेक्टर्स u1 u2 un u3 सो ऑन un
of the n-dimensional inner product space V is said to be an orthonormal basis of V if the set B is an orthonormal set। क्या मतलब है कि अगर तो वो जो बेस वेक्टर्स था हम उनको ऑर्थोनॉर्मल बेसिस कब बोलेंगे, अगर वो सेट ऑर्थोनॉर्मल होंगे। ऑर्थोनॉर्मल कब होंगे, ऑर्थोनॉर्मल तब होंगे जब आप उनका इनर प्रोडक्ट लें और वो ज़ीरो के बराबर आ जाए, ठीक है, और हर वेक्टर का की लेंथ या मैग्नीट्यूड या नॉर्म वो भी क्या हो, 1 के बराबर आ जाए। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं, ये दो कंडीशन, देन आप उन सेट्स को कह सकते हैं कि वो क्या है, ऑर्थोनॉर्मल सेट ऑफ वेक्टर्स है। और आप ऐसी बेसिस को ऑर्थोनॉर्मल बेसिस भी कह सकते हैं। देखें क्या है कंडीशन, कंडीशन ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास जो भी वेक्टर्स हैं, ठीक है, जो भी वेक्टर्स हैं आप उनके कहें कि यू आई इनर प्रोडक्ट ऑफ यू आई एंड यू जे इज इक्वल टू डेल्टा आई जे। डेल्टा आई जे इज़ द क्रॉनिकल डेल्टा एंड इसकी वैल्यू 1 होती है व्हेन आई इज़ इक्वल टू जे एंड 0 व्हेन आई इज़ नॉट इक्वल टू जे। क्या मतलब है इसका, इसका मतलब ये है कि जब हम डॉट प्रोडक्ट लेंगे यू आई एंड यू जे का इनर प्रोडक्ट लेंगे तो ये ज़ीरो कब आएगा, ज़ीरो आएगा। ज़ीरो कब आएगा, व्हेन आई इज़ नॉट इक्वल टू जे, ठीक है। मतलब कि आप u1 डॉट u2 ले, u2 डॉट u3 ले, सिमिलरली u3 डॉट u1 ले, तो ये सारे के सारे क्या आने चाहिए, ज़ीरो के बराबर। सेकंड कंडीशन क्या थी, सेकंड कंडीशन ये है कि इन वेक्टर का जो लेंथ है, इन वेक्टर की जो लेंथ है या मैग्नीट्यूड है वो क्या आना चाहिए, 1 के बराबर आना चाहिए। आपको अगर याद हो तो हमने एक वो पढ़ा था, क्या कहते हैं इसको, थ्योरम, थ्योरम कह दें या सॉल्विंग मेथड कह दें, जिसके मुताबिक ये है कि किसी भी वेक्टर की जो लेंथ है या नॉर्म है उसका जो स्क्वायर है इक्वल है उसके सेल्फ इनर प्रोडक्ट के, ठीक है। तो सेम इसी चीज़ को अगर हम इसके ऊपर अप्लाई करें, देन सेल्फ इनर प्रोडक्ट मस्ट बी इक्वल टू 1, ठीक है, व्हेन एवर दीज टू वेक्टर्स आर इक्वल, ठीक है। तो यही कंडीशन है ऑर्थोनॉर्मल बेसिस ऑफ वेक्टर्स की के इनर प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0 व्हेन द वेक्टर्स आर डिफरेंट एंड इनर प्रोडक्ट इज इक्वल टू 1 व्हेन द वेक्टर्स आर सेम। यू आई डॉट यू आई इज इक्वल टू 1, ठीक है, या बेशक यूँ कर दे कि यू आई डॉट यू जे इज़ इक्वल टू 1 व्हेन आई इज़ इक्वल टू जे एंड यू आई डॉट यू जे इज़ इक्वल टू 0 व्हेन आई इज़ नॉट इक्वल टू जे। अब ये हैं दो कंडीशन किसी भी वेक्टर्स के कि अब हम उसको ऑर्थोनॉर्मल कब कहेंगे, ऑर्थोनॉर्मल बेसिस कब कहेंगे, ये है उसकी दो कंडीशन के इनर प्रोडक्ट of ui uj equal to 0 when I is not equal to j and that must be equal to 1 when I is equal to j। ये है कंडीशन ऑर्थोनॉर्मल बेसिस की। तो टॉपिक था बेसिकली आज का हमारा ग्राम स्मिथ ऑर्थोगोनलाइजेशन एल्गोरिथम या प्रोसेस। बेसिकली ये हमारे पास एक प्रोसीजर है कि आपके पास कोई लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर्स हो और आप उसको यूज़ करें और उसको यूज़ करते हुए फाइंड करें कोई भी सेट जो कि उस सेट के ऑर्थोगोनल हो, ठीक है। उसको पढ़ने से पहले ये कुछ थ्योरम्स हैं, क्रोलरीज हैं, इनको देख लीजिएगा, ठीक है, आसान से ही है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी, इनको देख लीजिएगा। ये भी पार्सेवल्स आइडेंटिटी भी, इसको भी देख लीजिएगा। मैं आती हूँ अब टॉपिक की तरफ, टाइम कम है थोड़ा सा। देखें ये हमारे पास एक प्रोसीजर है कि अगर आपके पास एक सेट गिवन हो जिसमें कुछ वेक्टर्स हों जो कि आपस में क्या हो, लीनियरली इंडिपेंडेंट हो, ठीक है, और आपका टास्क ये हो कि आप इन लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर्स को यूज़ करें और फाइंड करें वहाँ से फाइंड करें ऑर्थोगोनल वेक्टर्स, ठीक है, ऐसे वेक्टर्स फाइंड करें जो कि क्या हो, ऑर्थोगोनल हो या एक दूसरे के ऊपर डायरेक्टेड हो परपेंडिकुलरली। बेसिक जो इसका प्रोसीजर है वो ये है कि सबसे पहले आप क्या करें, जो भी सेट ऑफ वेक्टर्स आपको गिवन है जब आप उसका ऑर्थोगोनल सेट फाइंड करेंगे ना, तो आपके लिए ये है कि आप फर्स्ट ऑफ ऑल उसमें कोई रेफरेंस वेक्टर यूज़ कर लें, ठीक है। देखिए जैसे यहाँ पर हमारे पास सेट ऑफ वेक्टर्स गिवन है, सेट ऑफ वेक्टर्स v1 v2 v3 सो ऑन वन। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि चेक करें क्या ये वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं या नहीं, ठीक है, क्योंकि उन्होंने दिया है और कह भी रहे हैं लीनियरली इंडिपेंडेंट तो होंगे, एज्यूम, जस्ट एज्यूम कि दीज वेक्टर्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, ठीक है। तो बिफोर स्टार्टिंग द मेन प्रोसीजर, फर्स्ट ऑफ ऑल you have to select a reference vector,
रेफरेंस वेक्टर का क्या मतलब है, किसी इनमें से किसी एक वेक्टर को आप चूज़ कर लें रेफरेंस के तौर पर, और बाकी जितने भी वेक्टर्स हम फाइंड करेंगे ना वो हर वेक्टर उस रेफरेंस वेक्टर के ऊपर परपेंडिकुलर होगा। जैसे यहाँ पर इन्होंने चूज़ किया हुआ है, सिलेक्ट किया हुआ है V1 को, ठीक है, V1 को सिलेक्ट किया हुआ है। अब जो V1 फर्स्ट कर लें ये हमारा है V1, ठीक है। अब जितने भी आप मज़ीद वेक्टर्स बनाएंगे ना वो सारे के सारे इसी V1 के ऊपर परपेंडिकुलर होंगे, ठीक है। अगर आप अज्यूम करें x, y एंड z 3 प्लेन, ठीक है, ये x हो जाए फ़र्ज कर लें, ये आपका y है एंड दिस इज z, ठीक है। तो इसके लिए देखिए अगर मैं कहती हूँ कि x मेरा रेफरेंस एंगल है, ठीक है, इसी x को कंसिडर करते हुए मैंने y और z फाइंड किया जो कि दोनों इसके साथ परपेंडिकुलर हैं, आपस में भी हैं लेकिन इसके ऊपर लाजमी परपेंडिकुलर होंगे, ठीक है। ये कंडीशन है बेसिकली रेफरेंस एंगल रेफरेंस वेक्टर्स की। तो यहाँ पर हमेशा वो ऐसा ही करता है कि जो फर्स्ट वेक्टर है उसी को एज अ रेफरेंस सेलेक्ट कर रहा है। ये आपकी मर्ज़ी है, आप जिसको भी चूज़ करते हैं, ठीक है, जो आपको इजी लगे टू अडॉप्ट द प्रोसीजर स्टार्टिंग विद द पुटिंग u1 इज इक्वल टू v1, ठीक है। जिसको फिर आप चूज़ करेंगे ना वो वेक्टर जो होगा वो सेल्फ ऑर्थोगोनल होगा, मतलब यह है कि वो खुद ऑर्थोगोनल होगा, उसको फिर कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जैसे यहाँ पर इन्होंने कहा हुआ है कि u1 इज इक्वल टू v1, ठीक है, ये v1 v2 दीज आर द नॉर्मल वेक्टर्स, और जो u1 u2 u3 होंगे ना ये सारे के सारे हमारे क्या होंगे, ऑर्थोगोनल वेक्टर्स होंगे। तो स्टार्ट करते हैं बाय पुटिंग u1 इज इक्वल टू v1, ठीक है। अब इसी v1 मतलब u1 को यूज़ करते हुए हमने फिर सेकंड u2 फाइंड करना है, जो कि u2 फिर कैसा होगा, इसी u1 या v1 दोनों एक ही तो है, u2 जो होगा इसी u1 के ऊपर परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। फिर दोनों u1 और u2 को फाइंड करेंगे टू फाइंड u3, ठीक है, और फिर u3 क्या होगा, u3 दोनों u2 और u1 के ऊपर परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। दीज ऑल द वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, या इन अदर वर्ड्स ऑर्थोगोनल टू ईच अदर। देखिए जब एक दफ़ा हमने अपना रेफरेंस वेक्टर कंसीडर कर लिया उसके बाद काम बहुत ही आसान है। उसके बाद आपने क्या करना होगा, सेकंड वेक्टर इस v2 का एक तरह से इमेज, या इस v2 का आपने एक तरह से ऑर्थोगोनल वेक्टर फाइंड करना होगा, ठीक है। मतलब कि जो भी हमारा u2 होगा उसको आपने कैसे फाइंड करना है, इसी v2 को कंसीडर करते हुए हमने फिर u2 को फाइंड करना है। लेकिन क्या है फार्मूला, u2 इज इक्वल टू v2, ठीक है, जो कि हमें गिवन है क्वेश्चन में, v2 माइनस 1 ओवर u1 डॉट u1, ठीक है। u1 क्या है, वही रेफरेंस वेक्टर जो हमने कंसीडर किया है, ठीक है, u1 डॉट u1 मल्टीप्लाई v2 डॉट u1, v2 क्या है, वही ओरिजिनल गिवन वेक्टर्स, ठीक है, u1 जिसको हमने कंसीडर किया हुआ है, और इसका डॉट निकालें, इसका डॉट निकालें, दोनों क्या आएंगे, स्केलर आएंगे, इनको मल्टीप्लाई डिवाइड जो कुछ भी करना है वो करें, ठीक है। और वहाँ से भी एक स्केलर ही आएगा, फिर क्या करना होगा, उस स्केलर को मल्टीप्लाई करना होगा द वेक्टर u1, ठीक है। फिर ये दो वेक्टर्स बन जाएंगे, इनको सब्ट्रैक्ट करें या ऐड करें, जो कुछ भी करना है वो कर लें, ठीक है। और उसके बाद ये हमारा क्या बन जाएगा, वेक्टर u2 बन जाएगा। सिंपली इस फार्मूले को, इस मेथड को अप्लाई करें। इसी तरह से वेक्टर u3 कैसे फाइंड करना है, देखें u3 इज इक्वल टू v3, ठीक है, वही वेक्टर, वही सेट ऑफ वेक्टर जो है उसी में से ही हमने v3 लिया, v3 माइनस 1 ओवर u1 डॉट u1, u1 क्या है, वही जो हमारा रेफरेंस वेक्टर था, u1 डॉट u1 इंटू v3 डॉट u, एक्चुअली ये सारे परपेंडिकुलर है अलोंग द वेक्टर v3, ठीक है, v3 के ही परपेंडिकुलर वेक्टर्स ले लेना, तो इसी को ही अब यहाँ पर कंसीडर करना है, v3 डॉट u1 ओवर u1 डॉट u1, और फिर यहाँ से एक स्केलर आएगा, उस स्केलर को मल्टीप्लाई करना होगा u1 के साथ, u1 इज अ वेक्टर, ठीक है, माइनस एक वेक्टर यहाँ से आ जाएगा, एक ये था, एक और आएगा यहाँ से, 1 ओवर u2 डॉट u2 वही है जो हमने ऊपर अभी यहाँ पर फाइंड किया था, ठीक है, ये वाला u2, इसको लेंगे, इसका ये मैग्नीट्यूड का मैग्नीट्यूड आ जाएगा u2 डॉट u2 इंटू v3 डॉट u2, v3 इज द ओरिजिनल गिवन वेक्टर और u2 क्या है, ऑर्थोगोनल वेक्टर्स, ठीक है, मल्टीप्लाई u2, यहाँ से फिर तीन वेक्टर्स आ जाएंगे, ऐड सब्ट्रैक्ट जो कुछ भी करना है वो करें, एंड जस्ट फाइंड द वेक्टर u3। सिमिलर केस फॉर u4 कैसे निकालना है, देखिए u4 इज इक्वल टू v4, जैसे वहाँ पर हमने v2 माइनस किया, v3 माइनस किया, सेम यहाँ पर v4 माइनस करेंगे, ठीक है। अब देखिए वहाँ पर हमने क्या किया, v2 डॉट u1 ओवर u1 डॉट u1, यहाँ पर v3 डॉट u1 ओवर u1, सेम यहाँ पर v4 के अलॉन्ग फाइंड करें तो v4 डॉट u1 ओवर u1 डॉट u1, एंड जस्ट मल्टीप्लाई विद u1, माइनस सेम v4 का कंपोनेंट लेना है अलॉन्ग द वेक्टर u2, v4 डॉट u2 ओवर u2 डॉट u2 मल्टीप्लाई u2, माइनस v4 डॉट
u3 ओवर u3 डॉट u3 एंड मल्टीप्लाई विद u3। यहाँ से आपके पास 4 वेक्टर्स आएंगे, जस्ट ऐड सब्ट्रैक्ट देम एंड फाइंड द वेक्टर u4। सिमिलरली कंटिन्यू द प्रोसीजर, जितने भी वेक्टर्स हैं हर एक के लिए इसको फॉलो करें और आप अपना सेट ऑफ वेक्टर u4 फाइंड कर लेंगे। ठीक है, यहाँ से हमारे पास जो वेक्टर्स ui, u1, u2, u3, u4 जितने भी आपके पास यहाँ से वेक्टर्स आ रहे हैं u1, u2, u3 सो ऑन u एंड जितने भी वेक्टर्स आए हैं ना, वो सारे के सारे अब क्या है आपस में परपेंडिकुलर हैं, मतलब कि ui इज़ परपेंडिकुलर ऑन uj। जब हम इनका इनर प्रोडक्ट लेंगे तो वो जो है आपस में क्या होगा, ज़ीरो होगा व्हेन एवर i इज़ नॉट इक्वल टू j। ठीक है, ये कंडीशन है अब ऑर्थोगोनल वेक्टर्स की। ऑल द ऑब्टेन्ड ui वेक्टर्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, यू कैन वेरीफाई इट। नो सॉरी, लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं बल्कि लीनियरली इंडिपेंडेंट तो वो ऑलरेडी थे पड़े, यहाँ हमने जो फाइंड किया वो क्या थे, आपस में क्या है, ऑर्थोगोनल। ठीक है, ऑल द वेक्टर्स आर ऑर्थोगोनल। ठीक है, इसको आप वेरीफाई भी कर सकते हैं। वेरिफिकेशन के लिए क्या है, जो भी आपने वेक्टर्स फाइंड किए हैं u1, u2, u3, फिर उनका आप इनर प्रोडक्ट फाइंड करें, वो ज़ीरो के बराबर आएगा। ठीक है, इनर प्रोडक्ट फाइंड करेंगे जब उनका, तो वो ज़ीरो के बराबर आ जाएगा। ठीक है, देखिए अगर आपका टास्क है कि फाइंड द ऑर्थोनॉर्मल सेट ऑफ वेक्टर्स, तो उसके लिए क्या है, सेम यही प्रोसीजर है। ठीक है, लेकिन करना क्या होगा, जब एक दफ़ा आपने ये ऑर्थोगोनल वेक्टर्स निकाल लिए, देन क्या करना होगा, इन ऑर्थोगोनल वेक्टर्स को डिवाइड कर दें इनके मैग्नीट्यूड के ऊपर। मतलब यह है कि इन ऑर्थोगोनल वेक्टर्स के यूनिट वेक्टर फाइंड कर लें, तो वो जो यूनिट वेक्टर का सेट आएगा बेसिकली वो क्या होगा, ऑर्थोनॉर्मल सेट ऑफ वेक्टर्स होगा। ठीक है, इफ़ वी आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग ऑर्थोनॉर्मल सेट ऑफ वेक्टर्स देन अडॉप्ट द सेम प्रोसीजर। ठीक है, एंड जस्ट डिवाइड देम बाय देयर मैग्नीट्यूड। इस तरह से क्या बन जाएगा, आपको एक यूनिट प्रोडक्ट यूनिट वेक्टर मिल जाएगा, दोनों कंडीशन जिसमें एट अ टाइम सेटिस्फाई हो जाएंगे। ठीक है, कि आपके जो वेक्टर्स हैं वो ऑर्थोगोनल भी हो जाएंगे। ठीक है, ऑर्थोगोनल होने के साथ साथ उनका जो मैग्नीट्यूड है वो भी 1 के बराबर आ जाएगा, मतलब कि यूनिट वेक्टर्स भी हैं और ऑर्थोगोनल भी हैं, तो इट मीन्स कि दीज आर द ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर्स, ऑर्थोनॉर्मल बेस वेक्टर्स। अब एक एक्सरसाइज देखते हैं, फिर उसके बाद जो है ये क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा। देखिए इलस्ट्रेटिव एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 1, अप्लाई ग्राम स्मिथ एल्गोरिथम टू ट्रांसफॉर्म द बेसिस v1, v2, v3 ऑफ R3 into an orthonormal basis where v1, v2 and v3 are given। ग्राम स्मिथ एल्गोरिथम लगाना है। ठीक है, आपके पास ये बेसिस वेक्टर्स गिवन है, इसको कन्वर्ट करना है ऑर्थोगोनल बेसिस में। तो क्या है, सिंपली फर्स्ट ऑफ ऑल वही है कि आप चूज़ करें अपना रेफरेंस वेक्टर। ठीक है, जैसे यहाँ पर लिया गया है u1 इज़ इक्वल टू v1। ठीक है, u1 सेलेक्ट करने के बाद अब u2 फाइंड करना है, उसके लिए सेम प्रोसीजर है, u2 इज़ इक्वल टू v2 माइनस 1 ओवर u1 डॉट u1। ठीक है, मल्टीप्लाई v2 डॉट u1 और फिर इसको मल्टीप्लाई करना है विद द वेक्टर u1 सिमिलरली। ठीक है, क्या करना होगा, आपने सिंपली पहले ये चीज़ फाइंड करनी होगी, u1 डॉट u1 निकालना होगा। ठीक है, u1 डॉट u1 जो है इक्वल है इनर प्रोडक्ट ऑफ u1 एंड u1 जो कि इक्वल है u1 नॉर्म स्क्वायर। ठीक है, तो आपकी मर्ज़ी, आप ये फाइंड करें या ये फाइंड करें। ठीक है, तो ये आ रहा है 6। इस तरह से v2 डॉट u1 फाइंड किया इनका इनर प्रोडक्ट और ये आ गया 5। ठीक है, ये है वेक्टर v2 की वैल्यू 1, 2 एंड 1 माइनस v2 डॉट u1 की वैल्यू 5 थी, डिवाइडेड बाय 6 इंटू 2, 1, 1। इसको सब्ट्रैक्ट करें, सब्ट्रैक्ट करने के बाद ये हमारा रिजल्ट आ गया -4/6, 7/6, 1/6 इज इक्वल टू, देखिए इनमें 1/6 कॉमन है, इसको बाहर निकाल दिया। अब यहाँ पर हमारे पास एक सहूलत है और वो ये है कि ये जो 1/6 कॉमन इसमें आ रहा है ना, ये अगर आप इसको रिमूव कर दें देन भी ये जो वेक्टर बच रहा है ये तब भी ऑर्थोगोनल होगा। ठीक है, तब भी अगर इस कांस्टेंट 1/6 को आप रिमूव कर दें तब भी ये वेक्टर जो है तब भी ऑर्थोगोनल होगा। तो फ्रैक्शन है, इसको रिमूव कर दें, हमारा काम ही आसान होगा, हम फिर आगे हमें कैलकुलेशन करने में आसानी होगी। तो बेहतर है इसको रिमूव कर दें, इसको इग्नोर कर दें। तो इसको 1/6 को अगर इग्नोर कर दें देन u2 जो है वो सिंपल हो जाएगा -4 एंड 7 एंड 1। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट टास्क ये है कि u3 फाइंड करना है। u3 के लिए फिर सेम फार्मूला है v3 माइनस 1 ओवर u1 डॉट u1, उसी v3 का डॉट विद u1 एंड मल्टीप्लाई विद u1 माइनस u1 के लिए हो गया। अब u2 के लिए
1/u2.u2 सेम v3 है, फिर डॉट u2 और फिर मल्टीप्लाई करना है u2। ये फार्मूला है, इसमें सिर्फ और सिर्फ आपने वैल्यूज़ फाइंड करके पुट करना है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखें वैल्यूज़ निकाली जा रही हैं, u1.u1 पहले फाइंड कर चुके हैं। यहाँ पर क्या करना है, u2.u2 निकालना है और v3.u2 और v3.u1 ये सब निकालना है। तो देखें v3.u1 निकाला 5 आ गया, v3.u2 निकाला, सिंपली डॉट प्रोडक्ट निकाला 5 आ गया। उसके बाद u2.u2 निकाला 66 आ गया। नाउ फॉलो दीज वैल्यूज़ इनटू द फार्मूला। ये फार्मूला है, u3 में v3 की वैल्यू है माइनस ये 1/u1.u1 था 6 पहले निकाल चुके हैं, ठीक है। इसकी वैल्यू 5 और ये वेक्टर u1 माइनस v3.u2 की वैल्यू 5 आई है ओवर u2.u2 की वैल्यू 66 आई है मल्टीप्लाई u2 की वैल्यू -471 जो हमने अभी फाइंड आउट की थी, ये वाली दिस वन, ठीक है। ये यहाँ पुट कर ली। अब देखें ये हमारा सिंप्लीफाई हो रहा है, सिंप्लीफिकेशन से हमारे पास अब यहाँ पर इसको ऐड सब्ट्रैक्ट करें। ये एंड में 24/-66 कॉमन आ गया, ठीक है। वेक्टर बन रहा है -24/66 इंटू 1 इंटू 1 एंड 1 एंड -3, ठीक है। ये हमारा वेक्टर बन गया u3, ठीक है, जिसमें जो कुछ भी कॉमन है आपकी मर्जी, आप इसको इग्नोर करना चाहते हैं तो इग्नोर कर दें, इग्नोर कर दें तो हमारा ही काम आसान हो जाएगा, ठीक है। ये इसको इग्नोर कर दिया, हमारा फिर ये रिजल्ट बन गया कि u3 वेक्टर क्या बन गया 1 1 -3, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप वेरिफिकेशन करना चाहते हैं तो वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं, इजीली इसको वेरीफाई कर लें कि u1.u2 ले लें, u2.u3 ले लें एंड u3.u1 ले, दीज ऑल आर इक्वल टू 0। वही वाली कंडीशन जैसे उसने कहा था कि ui एंड uj का इनर प्रोडक्ट जो है ये 0 आएगा व्हेन एवर i इज़ नॉट इक्वल टू j, ठीक है। ये तो हो गया ऑर्थोगोनल। अगर वो कहता है कि फाइंड ऑर्थोनॉर्मल बेसिस, ठीक है, अगर कंडीशन फर्स्ट कर लें सवाल में ये थी कि ऑर्थोनॉर्मल बेसिस फाइंड करें, देन फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना होगा, वहीं इसी सेम प्रोसीजर को फॉलो करें, ठीक है। ये ऑर्थोगोनल वेक्टर्स फाइंड करने के बाद आपको क्या करना होगा, इन्हीं वेक्टर्स जो ये वेक्टर्स ना u1 u2 u3, ठीक है, इन्हीं वेक्टर्स के यूनिट वेक्टर्स फाइंड कर लें। कैसे फाइंड करेंगे यूनिट वेक्टर्स, सिंपली जस्ट इन वेक्टर्स को आपने क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा इनके मैग्नीट्यूड से, और ये जो यूनिट वेक्टर आया है बेसिकली ये क्या है, ऑर्थोनॉर्मल है। ऐसा होता है ना यूनिट वेक्टर्स कैसे होते हैं, देखिए आपके पास हमारे पास जब R3 के लिए बेसिस होते हैं i वेक्टर, j वेक्टर, k वेक्टर, है ना। जब हम इनका डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो वो क्या आता है 0 के बराबर, लेकिन जब हम इनका सेल्फ डॉट प्रोडक्ट लेते हैं j.j कर लें या k.k कर लें तो वो 1 के बराबर आता है, ऐसा है ना। तो ये जो वेक्टर्स हैं, ये जो बेसिस वेक्टर्स हैं बेसिकली ये क्या है, ऑर्थोनॉर्मल बेस वेक्टर है। हर बेस वेक्टर ऑर्थोनॉर्मल नहीं होता जब तक कि हम उसको खुद कन्वर्ट ना करें ऑर्थोनॉर्मल फॉर्म में, ठीक है। ऑर्थोनॉर्मल फॉर्म के लिए जो कंडीशंस हैं वो ये है कि जो आपके वेक्टर्स हैं वो लीनियरली इंडिपेंडेंट हो और ऑर्थोगोनल हो, फिर उसके बाद ऑर्थोगोनल होने के बाद वो क्या हो, यूनिट वेक्टर्स हो। अगर तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है देन द वेक्टर सेट इज सेट टू बी ऑर्थोनॉर्मल बेसिस, ठीक है, ये कंडीशन है। अच्छा यहाँ तक ये हो गया, इंशाल्लाह समझ आ गया होगा। अब यहाँ पर ये एक्सरसाइज है 4.6.3, इसके कुछ क्वेश्चंस है, हर एक में सेम ही काम करना है, जस्ट फॉलो द ग्राम स्मिथ ऑर्थोगोनलाइजेशन प्रोसेस एंड फाइंड द ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। कहीं पर कहेगा ऑर्थोगोनल वेक्टर फाइंड करें, कहीं कहेगा ऑर्थोनॉर्मल फाइंड करें, ठीक है। जस्ट आपने क्या करना होगा, उसी ही एल्गोरिथम को फॉलो करें और यहाँ पर इसको हल करके इसके आंसर्स निकालें, ठीक है। पॉसिबल है कि आपके आंसर्स इसके साथ मैच ना करें, ठीक है, तो इसमें घबराने की बात नहीं है। तो जो चीज़ मेन होती है वो ये है कि प्रैक्टिस, आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा आप में परफेक्शन आएगी, आपकी जो है गिरफ्त बढ़ेगी, ठीक है। तो प्रैक्टिस करें इसकी, मेक मोर एंड मोर प्रैक्टिस, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।